दोस्तों दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री पेपर, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो आपका। तो आज आपका ये जो वीडियो है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है। केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ा गया है, इससे पहले मैंने जो हल कराया था पेपर रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर 2022 का केमिस्ट्री का उसमें अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन हो गए थे। आज जो क्वेश्चन है वो है कुछ बड़े क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये देखिए, ये है आपका ये क्वेश्चन है आपका कि लकड़ी के भंजन, इससे पहले मैंने सॉल्व करवा दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन को, लेकिन अब आपको सॉल्व करने हैं। अब आगे हम सॉल्व करवा रहे हैं आज से। फिर लिखा है क्वेश्चन है आपका, लकड़ी के भंजन आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, सभी अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन करेंगे आपको तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन, इसका आंसर है आपको, ये है आपका आंसर। देखिए, लकड़ी के भंजक द्वारा आसवन, लोहे के एक संयंत्र में 773 केल्विन पर तथा हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी का भंजक आसवन पर निम्नलिखित अवयव प्राप्त होते हैं। पहला है काष्ठ गैस, दूसरा आसुत द्रव और तीसरा है काष्ठार या फिर काष्ठ कोयला। तो देखिए पहला क्या है काष्ठ गैस या ज्वलनशील गैस का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन गैस रहती हैं। इसके अतिरिक्त एथिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन गैस भी रहती है। गैस का व्यवहार गैसीय ईंधन के रूप में होता है। द्रव आसुत में देखिए, द्रव आसुत में क्या होगा, आसुत द्रव में देखिए भंजक आसवन के पश्चात प्राप्त आसुत जल को स्थिर रखने पर 2 स्तर पृथक होते हैं। पहला है पायरोलिग्नियस अम्ल, ये ऊपर वाला जलीय स्तर भूरे रंग का होता है, जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसमें जल के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं। कौन कौन से देखिए, मेथिल अल्कोहल कितने 2 से 4%, एसीटोन 2 से 3%, एसिटिक एसिड जो है 9 से 10%। काष्ठार के नीचे वाला स्तर गाढ़ा एवं काले रंग का होता है, जिससे काष्ठतार कहते हैं। इसमें फिनॉल श्रेणी के यौगिक तथा कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। काष्ठ कोयला देखिए, यह वक यंत्र के काष्ठ कोयले का शेष है। लकड़ी के भंजन आसवन के पश्चात प्राप्त मिथिल अल्कोहल की मात्रा लकड़ी के भार का सिर्फ 1% होती है। फिर देखिए, पायलोरिक अम्ल में मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना, भंजक आसवन के पश्चात प्राप्त आसुत जल को कुछ देर तक अच्छी तरह स्थिर रखा जाता है ताकि पायरोलिग्नियस अम्ल और काष्ठतार वाले स्तर पृथक हो जाए। ऐसा होने पर भूरे रंग वाले पायरोलिग्नियस अम्ल के स्तर को काष्ठार के स्तर से पृथक कर लेते हैं। इसमें एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। जो पायरोलिग्नियस अम्ल को ए और बी दूधिया चूना में रखते हैं। फ्लास्क ए को गर्म करने पर इसमें एसिटिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल वाष्प बन करके फ्लास्क बी में जाते हैं। फ्लास्क बी को भी ज्वाला से गर्म करते हैं ताकि वहाँ वाष्प संघनित ना हो पाए। फ्लास्क बी में एसिटिक एसिड का वाष्प दूधिया चूने से अपक्रिया
कर कैल्शियम एसीटेट लवण के रूप में बदल कर रह जाते हैं तथा एसीटोन और मेथिल अल्कोहल संघनित होकर के ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं। आसुत द्रव में कली चूना मिलाकर रात भर में छोड़ देते हैं ताकि उसका जल शोषित हो जाए। इसके बाद आसुत द्रव का प्रभाजी आसवन करते हैं, जिसके फलस्वरूप एसीटोन और मेथिल अल्कोहल पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, उसे कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। इसमें 70 से 80% मेथिल अल्कोहल होता है और इसका व्यापारिक एवं औद्योगिक कार्य में होता है। ठीक है, ये देखिए इसकी अम्ल से अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो मेथिल एमीन बनता है। यहाँ पर देखिए मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनता है, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक एसिड और मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन बनता है। ठीक है, ये आपका इसकी अपक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन है अथवा, उसी 6 का जो दूसरा क्वेश्चन था वो अथवा है। अथवा कह रहा है, ये भी 5 नंबर का है। इसे पूछ रहा है एथिल अल्कोहल ये अथवा एथिल अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है। दूसरा पूछ रहा है पावर अल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है। तीसरा पूछ रहा है फिनाल अम्लीय होते हैं क्यों। तो इन सभी का उत्तर देखिए इन सभी का उत्तर इस तरह से है। ये देखिए, ये है आपका उत्तर। पहले का उत्तर देखते हैं। अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है। देखिए, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी है तथा जल में अविलेय है। निम्न अल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा अल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, उच्च अणुभार के अल्कोहल में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह के जल स्नेही प्रकृति का प्रभावी होता है, इसलिए उसकी विलेयता घटती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें पावर अल्कोहल क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो दूसरा देखिए, ये दूसरा देखिए, दूसरा है आपका ये परिशोधित स्प्रिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। पेट्रोल औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है। पावर अल्कोहल कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, तीसरा क्वेश्चन है फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं। तो देखिए, फिनाल को जल में घोलने पर वो OH आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। इसलिए फिनाल कैसे होते हैं, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये आपका फिनाल है, अपक्रिया करता है तो फिनाक्साइड बन जाता है। ठीक है, देखिए ये चीज़ है, क्लियर। तो इसका आपका आंसर देखिए, ये जो है इसका आंसर जो था वो इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर ये आप इतना कर ले जाएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन केवल आपको रासायनिक समीकरण देने हैं और 5 रासायनिक समीकरण, 1 2 3 4 5, अगर आप रासायनिक समीकरण दे ले जाएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। प्रत्येक रिएक्शन पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 5 रिएक्शन है। देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। देखिए, रासायनिक समीकरण में पहला है लेड की सांद्र HNO3 से अपक्रिया कराई जाती है। जब लेड की सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो देखिए क्या है, जब तो नाइट्रिक अम्ल की लेड पर अपक्रिया होती है तो इस प्रकार क्या होता है कि लेड जब नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो लेड HNO3 से अपक्रिया करेगा तो ये आपका रिएक्शन प्राप्त होगा। देखिए, Pb ये HNO3 से अपक्रिया करेगा तो PbNO2 बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर HNO2 हाइड्रोजन से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NOH2O। फिर इसको जब सब मिला देंगे तो PbHNO3 गिव्स आउट 3PbNO3 का होल ट्वाइस NO प्लस 4H2O। ठीक है, ये अगर आप पर ले जाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका जो आंसर है वो आपका ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सही नहीं हो पा रहा है।
ये अगला है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण तो ये अगला क्वेश्चन देखें। एक रहा कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखिए ये आपका आंसर आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मिक अम्ल में फेलिंग ब्लेन मिलाया जाता है। फार्मिक अम्ल में फेलिंग ब्लेन मिलाया जाता है तो क्या होता है कि जब फार्मिक अम्ल में कॉपर ऑक्साइड यानी फेलिंग ब्लेन मिलाया जाता है तो क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि डाई एथिल ईथर PCl5 से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो डाई एथिल ईथर जब PCl5 से क्रिया करता है तो ये बनता है एथिल क्लोराइड। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, एथिल क्लोराइड बनता है। अगला देखें, कैसे प्राप्त करेंगे। ये अब आ गया समीकरण में कैसे प्राप्त करेंगे। एक अब क्वेश्चन आ गया कि अब आप कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे वाले में अब देखिए। ये पहला है एस्टिक अम्ल से एथिल अमीन। एस्टिक अम्ल से एथिल अमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए एस्टिक अम्ल से ये है CH3COOH का CH3COH, ये अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो CH3CONH4 बन जाएगा। CH3CONH4 को शुष्क जल और आसवन से क्रिया कराते हैं तो एसिटेमाइड बन जाता है। फिर ये P2O5 से क्रिया कराते हैं तो ये मिथिल साइनाइड बनता है। फिर ये क्रिया करता है तो एथिलेमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है। जब फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। जब पीले फास्फोरस काइटिक सोडा ब्लेंड के साथ में जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, PH3 बनता है। क्या बनता है, देख लीजिए फिर से देखिए, ये फाइजिन बनता है। पीले फास्फोरस को काइटिक सोडा ब्लेंड के साथ में क्रिया किया जाता है तो क्या बनता है, PH3 बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अमोनिया एसीटेट से एथिलेमीन। ये देखिए अमोनिया एसीटेट है से क्या बनेगा, आपका एथिल एमीन बनेगा। ठीक है, ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बेंजीन से बेंजोइक एसिड। बेंजीन से बेंजोइक एसिड किस तरह से प्राप्त होता है। ये देखिए बेंजीन से CH6 से बेंजोइक एसिड, इसमें जब CH3 मिथिल क्लोराइड मिलाया जाता है तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। देखिए C6H5COOH। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका DDT। क्या है आपका, DDT। DDT बेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए ये है आपका बेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करते हैं। ये आपका बेंजीन है, जब इसमें Cl2 या आयरन से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। फिर क्लोरोबेंजीन को जब आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, DDT प्राप्त होता है। देखिए ठीक है, ये क्रिया देखिए आपका ये DDT प्राप्त हो जाता है। ठीक है, खूब ध्यान से देख लीजिए क्योंकि DDT बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन 7वां का आ गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा उलट गया है।
ये कह रहा है कि ये हैबर विधि के द्वारा अमोनिया निर्माण के उपयोग चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके 2 प्रमुख गुण भी बताइए। या आपसे पूछ रहा, अथवा करके पूछ रहा है। तो देखिए चलते हैं इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं क्या। ये देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण के चित्र सहित वर्णन करना है। तो देखिए, हैबर विधि से अमोनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है, NH2 3H2 अमोनिया। और इसमें 23,400 किलो कैलोरी, मतलब कैलोरी इसमें निकलती है, 23,400 कैलोरी उसमें निकलती है। या एक ऊष्माक्षेपी, देखिए क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक है ऊष्माक्षेपी क्रिया, एक है ऊष्माशोषी क्रिया। तो इसमें प्लस करती है तो इसका मतलब है कि ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसमें ऊष्मा निकलती है। या एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है और इसके पश्चात आयतन में कमी होती है, इसलिए ला सतलीय नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप 450-500 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 200 वायुमंडल है। क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक मोलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए जिससे उत्प्रेरक विषाक्त ना हो। ये देखिए आपका चित्र है, ये चित्र आपको काफ़ी मिलता जुलता होगा। देखिए ये चित्र आपको बनाने हैं, ठीक है, ये चित्र आपको बनाना होगा। फिर विधि कैसी है, विधि क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात 3 को लेकर के 200 वायुमंडल दाब पर रक्त लोहे के बारीक चूर्ण को जिसमें मोलिब्डेनम मिला है 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे N2H2 के संयोजन द्वारा अमोनिया का लगातार उत्पादन होता रहता है। अब देखिए इसके रासायनिक गुण देखिए। पहला क्षारीय गुण, यह क्षारीय गैस है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। या कौन, अमोनिया, यह अम्लों से अपक्रिया करके लवण बनाता है। देखिए ये अमोनिया है, HCl से जब अपक्रिया करेगा, अमोनिया जब HCl से अपक्रिया करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। फिर अमोनिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो अमोनियम सल्फेट बनाता है। क्लियर। अगला देखिए धातु ऑक्साइड का अपचयन। धातु ऑक्साइडों का अपचयन, यह धातु ऑक्साइडों को अपचयित करता है। कॉपर ऑक्साइड को जब अमोनिया के साथ में रक्त पर गर्म करते हैं तो देखिए कॉपर, यहाँ पर कॉपर में नीचे कितनी लगा है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। यहाँ PbO NH3 में जब रक्त गर्म करते हैं तो इसमें लेड बनती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। FeO प्लस अमोनिया के साथ में जब रक्त प्रयोग करते हैं तो आयरन और नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। AgCl के साथ में क्रिया, अमोनिया जब AgCl के साथ में क्रिया करता है तो डाइअमाइन सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड। क्लोरीन के साथ में क्रिया NH3 प्लस 3Cl2 के साथ में जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, ठीक है। फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्रिया, अमोनिया जब कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करता है तो N2 प्लस 3C2 प्लस H2 बनता है। प्रयोग देखिए उपयोग क्या है, अमोनिया का प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, बर्फ बनाने में तथा कोल्ड स्टोरेज के प्रशीतक के रूप में, क्योंकि इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 337 किलो कैलोरी होती है। अगला देखें, शुद्ध ओजोन प्राप्त करते हैं, अथवा अगर उसको नहीं करेंगे तो आपको अथवा करके ये क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर दिया जाएगा। शुद्ध ओजोन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, SnCl2 FeSO4 पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अपक्रिया दर्शाइए। तो देखिए इसका उत्तर शुद्ध ओजोन प्राप्त करने के लिए देखिए ये है, प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन के नीरो विद्युत विसर्जन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। ये देखिए नीरो विद्युत विसर्जन ब्रोडी ओजोनाइजर के द्वारा प्राप्त की जाती है। यह एक यू आकार की नली का बना होता है जिसका एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली प्रखनली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर देते हैं। प्रखनली में तंतु H2SO4 भरा होता है और उसमें एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। सारे
उपकरण को तन H2SO4 में रखते हैं। एक बर्तन में भी एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोडों को चित्रानुसार प्रेरण कुंडली में जोड़ देते हैं। नली में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिससे 12 से 14% ओजोन प्राप्त होती है। ये देखिए, ये आपका ये ब्राडी ओजोनाइजर है। ये आपको ये चित्र बनाना होगा भैया। चित्र जब तक नहीं बनाएंगे तब तक पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अब इसके गुण में देखिए, ऑक्सीकारक गुण, ये स्टेनस क्लोराइड को तन HCl की उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है। SaNCl2 को जिसमें SaNCl4 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है। दूसरा है, या फेरस सल्फेट को तन H2SO4 की उपस्थिति में फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। FeSO4O2+, ये फिर करेगा तो FeSO4 का होल ट्राई और ये H2 और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है। अगला देखें, आपने कहा कि आइसोप्रिया ब्लेंड पोटेशियम आयोडाइड ब्लेंड में प्रयोग करने पर I2 में शीघ्रता में ऑक्सीकृत कर देता है और इसमें ऑक्सीजन देखिए, जब ये कि आई पोटेशियम आयोडाइड जल और ओजोन का सूत्र क्या है आपका, O3 से जब क्रिया करता है तो इसमें ऑक्सीजन, आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। उपयोग देखिए, एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये प्रोटीन की द्वितीय संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। अगर ये आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। देखिए, ये प्रोटीन की द्वितीय संरचना, किसी प्रोटीन की द्वितीय संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लीटेड शीट की संरचना। पहला है अल्फा हेलिक्स। इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेज के समान मुड़ी रहती हैं। इसमें प्रत्येक अमीनो अम्ल अवशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित होता है, साथ में हाइड्रोजन आबंध बनाता है। अल्फा हेलिक्स की संरचना 3 से 6 13 हेलिक्स में होती है, क्योंकि हेलिक्स के प्रत्येक घुमाव में 3 से 6 अमीनो अम्ल अवशेष रहते हैं। हेलिक्स विभिन्न भागों में CO तथा NH समूह के मध्य में हाइड्रोजन बंध द्वारा 13 सदस्यीय वलय बनाती है। बालों व ऊन जैसे रेशेदार प्रोटीन की संरचना इस प्रकार की होती है। बीटा प्लीटेड शीट संरचना, इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती हैं तथा परस्पर आंतराणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। अतः इस प्रकार की संरचना वाली प्रोटीन मुलायम होती है। रेशम की संरचना ऐसे ही होती है। ये देखिए, ये आपकी है संरचना, रेशम की संरचना, ये आपकी संरचना है। इसको आपको बना करके दिखाना होगा, तो इसलिए इसको आप अभ्यास कर लीजिए। ये देखिए, ये आपको अभ्यास करके लिखना होगा। ठीक है। अब देखिए, ये आपको बनाने होंगे, तो इसको आप बना लीजिए। समांतर और असमांतर, इसमें समांतर है, इसमें असमानता है। और यहाँ पर देखिए, प्रोटीन की संरचना को स्थापित करने वाले कारक, प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारक मुख्य है। पहला है आयनिक आबंध या लवण आबंध, दूसरा है हाइड्रोजन आबंध, तीसरा हाइड्रोफोबिक आबंध और चौथा है डाइसल्फाइड आबंध। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका जो है मॉडल पेपर का एक सॉल्यूशन पूरा तैयार हुआ। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हम पुनः दूसरा मॉडल पेपर भेज रहे हैं। बस कुछ ही समय में हमारा दूसरा भी मॉडल पेपर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भी विषयों के हम मॉडल पेपर 2022 के सभी विषयों के मॉडल पेपर भेजेंगे। तो दोस्तों, आप पढ़ें लिखें और मस्त रहें और अपनी पकड़ बनाते रहें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।